आज बात करेंगे हम लोग ब्रेन ड्रेन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और प्रेसिंग इशू है इंडिया को लेके। काफ़ी सालों से ब्रेन ड्रेन इंडिया झेल रहा है, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है ऑलमोस्ट तभी से झेल रहा है। तो क्यों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या-क्या फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, क्या किया जा सकता है, क्या टारगेट्स होने चाहिए, एवरीथिंग विल कम टू नो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पॉइंट वाइज़ सारी चीज़ें मिल जाएँगी, सो दैट यू कैन राइट अ गुड आंसर। प्लस अगर आपको हमारा एथिक्स बैच जॉइन करना है व्हिच विल स्टार्ट ऑन 3rd फ़ेब, ठीक है? प्रेज़ेंट बैच चल रहा है, 3rd फ़ेब वाला बैच अगर आपको जॉइन करना है तो पहले कमेंट में पिन किया हुआ है व्हाट्सएप लिंक, वहाँ पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, एंड जैसे जॉइन करने का प्रोसेस होगा मैं सब कुछ आपको बता दूँगा। प्लस ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जॉइन कीजिए, उसका भी लिंक पहले पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ब्रेन ड्रेन। एक्सोडस देखें, क्या इसका एक्सोडस है, कितना ह्यूज वॉल्यूम में ये चीज़ हो रहा है। 2015 से 2022 तक का अगर आप डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 13 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है, ठीक है? ये सारे टैलेंटेड स्किल्ड लोग हैं। 2022 में इन 13 लाख लोगों में से 2022 में अकेले 2,25,000 लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप भी छोड़ दी और जिस देश में गए वहाँ के सिटीजन बन गए। जो मेजॉरिटी टॉप के डेस्टिनेशन है वो यूएस है, कनाडा है, यूरोप है, ठीक है? जो इंडिया के टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक लॉसेस होता है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो चले जाते हैं, उससे स्पेशली आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इंडिया के आईटी सेक्टर को, और 15 से 20 बिलियन डॉलर तो डायरेक्ट हमें रेवेन्यू का लॉस होता है, पैसे का लॉस होता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ब्रेन ड्रेन बहुत पहले से होता आया है। इनफैक्ट अगर 1947 की बात करें, जब देश आज़ाद हुआ था, तब इंग्लैंड में जाना और सेटल होना फ्री था, कोई वीज़ा का चक्कर नहीं था। तो इतने इंडियंस चले जाने लगे, फिर उनको 1961 में ये स्कीम बंद करना पड़ गया, क्योंकि इंडिया से भर-भर के लोग जो हैं यूके, लंदन में सेटल हो रहे थे। तो दे हैड टू स्टॉप दिस स्कीम। तो इंडिया छोड़ के बाहर जाना हमेशा से ही एक इंडियंस का सपना रहा है और इंडियंस करते आए हैं। अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आईटी सेक्टर में इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आईटी सेक्टर जो है वो 7.5% कंट्रीब्यूट करता है हमारे टोटल जीडीपी का, और 2030 तक ये $1 ट्रिलियन इसका नेट वैल्यूएशन हो जाने वाला है आईटी सेक्टर का। तो अगर यहाँ से टैलेंट चला गया तो आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट में काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, हिंड्रेंस मिलेगा, ठीक है? इट विल अफेक्ट इनोवेशन, सेक्टर का ग्रोथ, आर-एन-डी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया के लोग काफ़ी आईटी में टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, इसलिए हाई स्किल लेवल इंडियन प्रोफेशनल्स को लेके जाना पसंद करते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज़। इसका रिपल इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो अच्छे फ़ील्ड्स हैं, आने वाले नए फ़ील्ड्स हैं, जैसे एआई है, फिनटेक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें अच्छा वर्कफ़ोर्स नहीं मिलता है। दिस इज़ द रिपल इफ़ेक्ट। उसके बाद 2025-2026 में जो बजट आने वाला है, उसमें उसका क्या रोल होने वाला है? दिस बजट प्रेजेंट्स अ यूनिक अपॉर्च्युनिटी टू टैकल ब्रेन ड्रेन विथ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड रिफॉर्म। अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करे और प्रॉपर रिफॉर्म करे, तो शायद इसमें कुछ हो सकता है, बट आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगाने पे ही जोर दे रही है। कहाँ से 2 पैसा और मिल जाए गवर्नमेंट को, कहीं पे पॉपकॉर्न पे, कहीं जीएसटी का नोटिस जा रहा है गोलगप्पे वालों पर। तो ये गवर्नमेंट का प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया है, रादर देन कि मेजर रिफॉर्म्स करे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे, ताकि इन लोगों को रोका जा सके। उसमें गवर्नमेंट का कोई खास दिलचस्पी दिख तो नहीं रहा है अभी तक। Beyond numbers, fiscal policies must focus on creating environment where talent is nurtured and retained. Fiscal policies मतलब taxation policies ऐसी बनानी चाहिए आपको कि ऐसे टैलेंटेड लोगों को रोका जाए, उनको नर्चर किया जाए और इंडिया में उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, बट ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, एजुकेशन में, रिसर्च में, स्टार्टअप को फंड करना, इन सबको मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूँगा। आप बस अभी नाम देख लीजिए क्या-क्या है। टैक्स इंसेंटिव चाहिए होगा, हो रहा है बिल्कुल उल्टा इसका। विजनरी अप्रोच चाहिए। बजट शुड सर्व एज़ अ रोड मैप टू पोज़ीशन इंडिया एज़ अ हब फॉर ग्लोबल इनोवेशन। बजट से सबसे पहले सरकार की नीयत झलकती है। बजट अगर गड़बड़ निकला, तो मतलब सरकार की नीयत ही कुछ और है। अब बात करते हैं एक-एक करके एजुकेशन पे। इंडिया जो है बहुत कम एजुकेशन पे खर्चा करता है, 3.1% ऑफ द जीडीपी इन एजुकेशन, जो कि ग्लोबल एवरेज का 4.9 से कम है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो और भी ज़्यादा है, 10-10, 12-12% होते हैं उनके, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इन सब देशों में बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंडिया। ग्लोबल एवरेज से ही कम है, डेवलप्ड कंट्रीज़ से तो तुलना करने लायक ही नहीं है। उसके बाद प्रपोज़ल है कि एजुकेशन पे आप एक्सपेंडिचर जो है वो 5% कर दो जीडीपी का, एंड डबलिंग आर-एन-डी। आर-एन-डी पे जो खर्चा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उस पे 1 लाख करोड़, $12 बिलियन इसकी बजट कर दो।
पर ये सब होगा कि नहीं, दैट इज़ इट्स लॉट टू बी डिजायर्ड, इट्स लेफ्ट लॉट टू बी डिजायर्ड। उसके बाद वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस तो ठीक है, इंडिया में वर्ल्ड क्लास तो जैसे यूएस में भी वर्ल्ड क्लास कुछ मुट्ठी भरी हैं, आईवी लीग बोलते हैं उनको। बट इन जनरल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे वो भी बहुत अच्छी हैं। इंडिया में क्या है कि कुछ हमने इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, आईआईटी, आईआईएम्स, आईएससीज़, बट जो यूनिवर्सिटी लेवल है, यूनिवर्सिटी का लेवल है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनकी हालत कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। तो 8-10 ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटीज़, ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बजाय कि आपको जो यूनिवर्सिटी लेवल है, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़, उनको आपको अच्छा बनाना है, ग्लोबली उनका एक रैंक उस लेवल का बनाना है, तब जाके वो इंडिया की टोटल मासेस को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगी। नहीं तो क्या होगा कि बस रेस लगी रहेगी आईआईटी में पहुँचने का। अगर नॉर्मल कॉलेजेस भी अच्छे बन जाते हैं, तो आईआईटी के ऊपर भी इतना प्रेशर और ये पढ़ाई के ऊपर एंट्रेंस निकालने का प्रेशर भी कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स का फोकस कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे जाएगा, ना कि एंट्रेंस निकालने में जाएगा। तो एनहांस्ड फंडिंग होनी चाहिए अपने इंस्टीट्यूशंस को सुधारने के लिए। यूएस में देखो, यूएस में इंडिया से 1/3 लोग रहते हैं, 1/3 लोग रहते हैं, पर इंडिया से 10 गुना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और मेजॉरिटी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ज़रूरी नहीं है आईवी लीग में ही आप जाओ, बाकी की भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी अच्छी हैं। तो दिस इज़ व्हाट हायर एजुकेशन का जो हालत है वो ये है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन फोस्टर्स अ स्किल्ड वर्कफोर्स। अगर आप एजुकेशन में खर्चा करते हो, स्किल्ड वर्कफोर्स मिलता है, अगर उसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ देते हो, तो इंडस्ट्री के मुताबिक स्किल्ड वर्कफोर्स जनरेट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म गोल के लिए। हमें विकसित भारत बनना है ना, 2047 तक, तो उसके लिए तो ये करना ही होगा। अच्छा, अगला जो सेक्टर है वो है स्टार्टअप को हमें अच्छे से नर्चर करना होगा। 90,000 स्टार्टअप्स इंडिया में हैं, खुले हैं कुछ सालों में, जो $400 बिलियन इकोनॉमी में जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद जो स्टार्टअप को सरकार जो फंड करती है, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, उसको डबल करना होगा। 20,000 करोड़ उसका टोटल नेटवर्थ हमें करना होगा, 2.4 बिलियन ये प्रपोज़ल है, ठीक है? ताकि जो स्टार्टअप्स हैं वो कुछ ही बॉम्बे, बैंगलोर ऐसे सिटीज़ में ही रिस्ट्रिक्टेड ना हो, छोटे टायर 2 सिटीज़ में भी उनका फैलाव बढ़े, क्रिएटिंग इनोवेशन हब्स इन स्मॉलर सिटीज़। उसके बाद अट्रैक्टिंग टैलेंट्स, आपको अलग-अलग ये जब स्टार्टअप्स खोलते हो तो उसमें नए यंग प्रोफेशनल्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स आते हैं। अगर आप स्टार्टअप अच्छा बढ़ाओगे तो उसमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे और आपका रिटेंशन जो है ब्रेन का वो बढ़ेगा। वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर एनकरेजेस यंग प्रोफेशनल्स टू स्टे एंड इनोवेट विद इन द कंट्री। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ता है। अगर इंडिया में इनोवेशन हो रहा है, यही इंडियंस बाहर जाके बाहर की कंपनीज के लिए इनोवेट करती हैं, तो ये काम इंडिया में भी वो कर सकती हैं। अगर इंडिया में उनको रोकते हैं तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडिया का वो बढ़ेगा। सपोर्टिंग स्टार्टअप्स एंश्योर्स इंडिया रिमेन्स अ लीडर इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अगला जो चीज़ है दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडिया जो है $25 बिलियन एफडीआई 2023 में अट्रैक्ट कर पाया फॉरेन का पैसा, ये जो इनोवेटिव सेक्टर्स है इनमें, जैसे एआई, बायोटेक और क्लीन एनर्जी। तो दैट मीन्स इसमें इंडिया का जो ये राइजिंग फील्ड है, इसमें बाहर वालों को भी इंटरेस्ट है। तो ज़रूरत है कि गवर्नमेंट भी इनके साथ प्रॉपर पार्टनरशिप करके काम करे। जैसे एलोकेटिंग 50,000 करोड़, $6 बिलियन टू फॉस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। एकेडेमिया जो है वो अभी भी पुराने तरीकों से चल रही है। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स अभी तक वो टच नहीं कर पाई हैं। तो ज़रूरत है कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया दो साथ मिल के काम करें, ताकि जो स्टूडेंट्स निकले वो तुरंत इंडस्ट्री अब्ज़ॉर्ब कर ले, उनको इंडस्ट्री के काम के लायक स्टूडेंट्स हों। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सरकार को $6 बिलियन कम से कम खर्च करना पड़ेगा अगर इसको पॉसिबल करना है तो। ड्राइविंग इनोवेशन सच एज़ सच पार्टनरशिप कैन एक्सेलरेट ब्रेकथ्रू एंड रिटेन टैलेंट विद इन इंडिया। इंडिया में रोकने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लोबल बेंचमार्किंग, दिस अप्रोच अलाइन्स विद सक्सेसफुल मॉडल्स इन कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड जर्मनी। इस टाइप के काम यूएस एंड जर्मनी में भी हुआ था, जिससे कि वो अपने टैलेंट्स को अपने पास रोक पाए और स्पेशली अपने इंडस्ट्री और एकेडेमिया को साथ जोड़ पाए। तो इसलिए हम देखते हैं वहाँ का जो टैलेंट है वो कितना ज़्यादा, चाइना में भी ये हुआ है कि कितना ज़्यादा उनका जो टैलेंट है, जो कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट है, वो तुरंत अब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है, वो काम करने लायक होता है, वो एम्प्लॉयबल होता है। इंडिया में वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। अगला जो चीज़ है वो है टैक्स बेनिफिट देना। यहाँ पे सरकार उल्टा काम कर रही है, उल्टा टैक्स खींचने पे उनका ज़्यादा ज़ोर है। जबकि सरकार को दुबई, सऊदी अरेबिया ये अचानक से इतने अच्छे, इतने डेवलप्ड कैसे हो गए हैं? क्योंकि टैक्सेशन इंसेंटिव बहुत अच्छा है वहाँ पे। गूगल वगैरह ये सब आयरलैंड में क्यों अपना कंपनी सब हेडक्वार्टर्स खोलते हैं? क्योंकि टैक्सेशन बेनिफिट है। टैक्स बेनिफिट एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन फैक्टर होता है। जैसे एनआरआईज़ जो इंडिया छोड़ के चले गए हैं, बाहर हैं, इनको टैक्स ब्रेक दो कि आप इंडिया वापस आओ, आपको बहुत ही रिड्यूस टैक्स में काम करने को मिलेगा। और अगर आप इंडिया में कुछ काम करते हो, पेटेंट वगैरह करते हो, उससे जो इनकम होगा तो उसमें आपको टैक्स का इंसेंटिव मिलेगा। जैसे
10 ईयर टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनकम। अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, पेटेंट से आप कोई पैसा कमाते हो, 10 साल आपको कोई इसमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप की चीज़ें अगर आप इंडिया में लाओगे तो इंडिया में इनोवेशन होगा। इंडिया के लोग बाहर से भी आएँगे और इंडिया में भी खुद इनोवेट करेगा, क्योंकि पता है 10 साल तक सरकार उसमें हाथ नहीं मारने वाली है, पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा होगा। तो इससे इंडिया को एक इनोवेशन में बूस्ट मिलेगा, अगर सरकार इतनी विज़नरी है और सरकार ये काम करती है तो। ठीक है? उसके बाद एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, लोअरिंग टैक्सेस फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए जो शुरुआत कर रही है उनको तो टैक्स का बेनिफिट मिलना ही चाहिए। सरकार तो जो उनको फंडिंग मिलता है उससे भी टैक्स खा लेती है, एंजल टैक्स जिसको बोलते हैं। तो वो सब टैक्स हटाओ, बेकार की टैक्सेस होती हैं, और ये जो मुनाफा करती हैं अगले 5 साल 10 साल तक, इनका कम से कम मुनाफे में से आप टैक्स लेना बंद करो, ताकि इनको इंसेंटिव मिले इंडिया में काम करने का। ना कि सिंगापुर चले जाएँ, दुबई चले जाएँ, बहुत सारे चले जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप में टैक्सेस को लोअर करना पड़ेगा, जिससे कि स्टार्टअप्स रुकेंगी, इनोवेटर्स कैन फोस्टर वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, सरकार अगर इस टाइप के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है, तो ये कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है लोगों में और ये कैपिटलिस्ट में, कि सरकार इज़ प्रो स्टार्टअप, प्रो कैपिटलिज्म एंड प्रो इनोवेशन। ठीक है? तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करती है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन अगर हम देखें ब्रेन ड्रेन का क्या है, कि देखो इम्पैक्ट ऑन यूथ एस्पिरेशन। आजकल इंडिया में आजकल इंडिया में फॉरेन जाना ही अपने आप में एक एस्पिरेशन बन गया है लोगों का, कि बाहर चले जाएँगे, वहाँ पे सेटल होंगे, वहाँ पे काम करेंगे। तो ये एस्पिरेशन को, और ये बढ़ता है जब आप देखते हो ना कि आपके सीनियर्स, आपके दोस्त बाहर जाके अच्छा कर रहे हैं, तो वो परसेप्शन क्रिएट करता है कि इंडिया में कुछ नहीं है, बाहर जाएँगे तो ही सब कुछ होगा। तो इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल से ये परसेप्शन चेंज होगा। ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, जैसे यूएस है, कनाडा है, ये बार-बार कोशिश करते हैं कि इंडिया के टैलेंट को लेके चले जाएँ। इसलिए ये लोग इस टाइप के प्रोग्राम्स रन करते हैं, H-1B वीज़ा। 75% H-1B वीज़ाज़ जो है वो इंडियंस को इश्यू हुए थे 2022 में। वो दिखाता है कि ये लोग स्पेशल प्रोग्राम्स रन करते हैं इंडियंस को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि इंडियंस स्किल्ड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे से काम भी कर सकते हैं, जबकि इनकी जनता उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इनकी खुद की जनता। उसके बाद लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिव एज, अगर हम इंडिया अभी से काम नहीं करता है, तो जो इंडिया के पास ये एज है अच्छे टैलेंट पूल का, ये हमको एज खोना पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें वो लेके चले जाएँगे और इंडिया बैठा रह जाएगा, सिर्फ़ गरीबों का देश बन के, जो फ्री का आटा और चावल खाने में व्यस्त रहेगा। Social ramification, a brain drain widens the gap between urban and rural aspirations, affecting social equity। अर्बन और रूरल एस्पिरेशंस और जो गैप है, इकोनॉमिक गैप है, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो शहर के लोग हैं, जो वेल टू डू पीपल हैं, वो तो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं और उनके बच्चे बाहर अच्छा करते भी हैं। आप देख सकते हो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के बच्चे भी यूएस सिटीज़न हैं, ऑपोजिशन में शशि थरूर है, उनका भी बेटा जो है वो अमेरिकन सिटीज़न है। तो अंबानीज़ के भी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, दे आर ऑल यूएस सिटीज़न्स। तो इंडिया में ये एक देखने को मिल रहा है कि ब्रेन ड्रेन नहीं, वेल्थ ड्रेन भी होता है, कि अगर जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोग जो हैं बाहर चले जाते हैं, तो उससे ब्रेन ड्रेन प्लस कैपिटल ड्रेन भी होता है। तो विकसित भारत का क्या चक्कर है? गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है 2047 में विकसित भारत। तो विकसित जैसे स्मार्ट सिटी की बात उठी थी, आजकल ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ रहा है स्मार्ट सिटी। तो विकसित भारत का भी एक चल रहा है। अब इसका होगा क्या, है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। होगा कि नहीं होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट क्या-क्या है इसके अंदर वो चीज़। विकसित भारत को डिफाइन किया गया है कि इंडिया को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाएँगे 2047 में, जिसमें इंडिया की इकोनॉमी रोबस्ट होगी, काफ़ी तगड़ी-सी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होगा और समाज जो है उसमें इक्विटी एक होगी, समानता एक होगी। ठीक है? दिख तो नहीं रहा है कि हम उस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि जब आप 85 करोड़ लोगों को फ्री का आटा-चावल खिला रहे हो, तो विकसित भारत तो नहीं बनने वाला उससे। करंट इकोनॉमिक स्टैंडिंग देखें तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, $3.7 ट्रिलियन हमारी जीडीपी है। 2023 की बात अगर हम करें, पर यहाँ पे ये है कि पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत कम है, सिर्फ 2600 है। मतलब इस पूरे पैसे को अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन में बाँट दो, तो सबके हिस्से सिर्फ $2600 आता है। वहीं पे यूएस की अगर आप बात करो, तो वहाँ पे सबके हिस्से $82,000 आता है। तो इतना गैप है इंडिया और यूएस के बीच में। तो इंसान का सोचो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ज़्यादा है वहाँ पे। उसके बाद ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखें, तो सरकार का ये कहना है कि 6.5% के रेट से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, और ये सब सेक्टर्स अच्छा कर रही हैं, आईटी, फार्मास्यूटिकल एंड स्पेस रिसर्च। बट अगर थोड़े स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो, आपको पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की टॉप कंपनीज़ आर नॉट ग्रोइंग एट द स्पेस। सरकार कह रही है 6.5% के रेट से हम ग्रो कर रहे हैं। तो 6.5% के रेट से जो इकोनॉमी ग्रो करता है, उसकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ चल नहीं रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये डेटा स्केप्टिक है, थोड़ा डाउटफुल है जो गवर्नमेंट देती है।
इंडिया एम कर रहा है कि 2030 तक $10 ट्रिलियन हमारी टोटल इकोनॉमी हो जाएगी, जो 3.7 है 2023 में। तो अचीविंग दिस रिक्वायर्स एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 8% फ्यूल्ड बाय इनोवेशन एंड स्किल्ड टैलेंट। तो 8% का ग्रोथ रेट हमें चाहिए होगा अगर हमें 3.7 से 7 साल में $10 ट्रिलियन तक पहुंचना है। तो इसके लिए बहुत कुछ सिर्फ एक्सेल पे काम करना नहीं होगा, इसके लिए बहुत कुछ ग्राउंड पे भी करना होगा। वे फॉरवर्ड क्या है, एक तरीके से कंक्लूड अगर इसको करें तो पॉलिसी विजन हमें चाहिए। बजट में सबसे पहले जो आने वाला बजट है उसमें सबसे पहले सरकार को नीयत दिखानी होगी कि हम टैक्सेस को किस तरीके से कर रहे हैं, प्रो इनोवेशन है कि नहीं, प्रो एनआरआईज है कि नहीं, एनआरआईज को वापस लाने के लिए है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं, कि इंडिया में आओ इन्वेस्ट करो, कि सब छोड़ के भाग जाएंगे। तो आपको इंटेंट जो है, नियत जो है वो बजट में दिखाना पड़ेगा आपको कि आप किस तरफ जा रहे हो। उसके बाद थ्राइविंग इकोसिस्टम बनाना है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ें ऐसी हों कि इंडिया का जो टैलेंट है उसका मन करे इंडिया में रुकने का, ठीक है, ना कि वो इंडिया से भाग जाए। फ्यूचर रेडी अप्रोच होना चाहिए। डिसीजन मेड टुडे विल डिटरमाइन वेदर इंडिया अचीव्स अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी मार्क इन 2030 या विकसित भारत 2047। तो आज जो हम डिसीजन लेंगे, ये जो बजट में जो डिसीजन होने वाला है वो डिसाइड करेगा कि 2030 तक हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, 2047 में विकसित भारत बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और इसके लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से और एकेडेमिया की तरफ से। ये तीनों मिलकर इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन हब बना सकता है, बट मोस्टली द ओनस लाइज इन गवर्नमेंट, क्योंकि यही पॉलिसीज बनाती हैं, बाकी सब तो फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज ही बेकार बनाएंगी तो प्राइवेट अपना भाग जाएगा, एकेडेमिया गड्ढे में चला जाएगा। तो द मेन थिंग इज गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज अच्छा बनाएंगी तभी बाकी सारे जो हैं गवर्नमेंट के साथ साथ जुड़ेंगे। गवर्नमेंट शुड शो इंटेंट एंड लीडरशिप। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया और यूपीएससी में लिखने लायक काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स मिले होंगे। थैंक यू।